गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इस विजन के साथ छत्तीसगढ़ सरकार आप सभी के लिए इंडस्ट्रीज खोलने पर सब्सिडीज का पिटारा लेकर आई है। इन सब्सिडीज को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए मैं सी रजत अग्रवाल आपकी मदद करने वाला हूं। सबसे पहले जब हम सब्सिडीज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें तीन चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो कौन से एरिया पे खोल रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री खोल रहे हैं और कौन से स्केल की इंडस्ट्री खोल रहे हैं। ये तीनों बातों को हम समझेंगे और इन तीनों बातों के हिसाब से डिसाइड होगा कि किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी। अब क्या सब्सिडीज मिलने वाली है? तो सब्सिडीज यहाँ पे हो सकती है, कैपिटल सब्सिडी हो सकती है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, साथ में फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की सब्सिडी है, जीएसटी का जो नेट एसजीएसटी कंपोनेंट होता है, जो स्टेट टैक्स जो रहता है, उसकी सब्सिडी मिलने वाली है। फिर अगर आप लैंड खरीद रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी की सब्सिडी मिलने वाली है। फिर मंडी टैक्स, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर आप कर रहे हैं तो मंडी टैक्स लगेगा आपको, तो मंडी टैक्स की सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसे ही ढेर सारी सब्सिडीज के साथ छत्तीसगढ़ सरकार नए विजन के साथ छत्तीसगढ़ को डेवलप करने के लिए यहाँ पे सब्सिडीज का पिटारा लेकर आई। तो तीन बात जो मैंने आपको बताया जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि किसको कितनी सब्सिडी मिलेगी, उसमें पहली बात जो निकल के आती है वो है कि आप कहां पे इंडस्ट्री खोले। जगह यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किस आपको कितने सब्सिडी मिल सकती है और आप उस इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडीज के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं, तो वो जगह से ही डिपेंड करेगा। इसके लिए मैं चालू करता हूं यहाँ पे समझना कि क्या क्या यहाँ पे एरियाज जो है वो बांटे गए हैं। तो यहाँ पे चार कैटेगरी पे बांटे गए हैं एरिया को। पहला है डेवलप्ड एरिया जिसको ए कैटेगरी नाम दिया गया है, दूसरा डेवलपिंग एरिया बी कैटेगरी, और फिर तीसरा है यहाँ पे बैकवर्ड एरिया जो कि है हमारा सी कैटेगरी, और फिर डी कैटेगरी में मोस्ट बैकवर्ड एरिया। ये समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो एरियाज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मैं आपको ले चलता हूँ राजनांदगांव के नक्शे पे। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव का नक्शा अगर हम देखें तो राजनांदगांव एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ छत्तीसगढ़ का। और जैसे कि मैं यहाँ पे राजनांदगांव का रहने वाला हूं तो मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ राजनांदगांव में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। राजनांदगांव का जब हम नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राजनांदगांव जो सिटी है इसको ए कैटेगरी में बांटा गया है। इसको मतलब ये डेवलप्ड एरिया कहला रहा है। फिर बी कैटेगरी में आ जाते हैं, इससे सिटी से लगकर जो है जैसे कि खैरागढ़, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव, ये तीनों हमारे आ जाते हैं बी कैटेगरी पे, जो कि ये डेवलपिंग स्टेट पे है, ये डेवलप्ड स्टेट पे है। फिर थर्ड कैटेगरी है बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में है यहाँ पे छुई खदान जो कि बैकवर्ड पे आता है। और फिर लास्ट है हमारे मोस्ट बैकवर्ड। तो मोस्ट बैकवर्ड पे आ जाते हैं हमारे छुरिया, अंबागढ़, मोहला और मानपुर। जैसे कि ये हम देख सकते हैं कि बस्तर से लगकर है तो ये थोड़े से अंडर डेवलप्ड है, तो यहाँ पे ये मोस्ट बैकवर्ड एरिया पे डी कैटेगरी पे आ गए। ये चार जो तहसील है, इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट का। ऐसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स का अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसका चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें कि हम देख सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जो तहसील है वो कौन से एरिया में आती है। ए बी सी डी चार कैटेगरी। अब ये कैटेगरी बांटने से होगा क्या? होगा ये कि जो ए कैटेगरी है जैसे कि राजनांदगांव सिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो कम सब्सिडी देगी। फिर सेकंड बी कैटेगरी डेवलपिंग है तो थोड़ी सी ज्यादा सब्सिडी देगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। फिर सी कैटेगरी में थोड़ी और ज्यादा सब्सिडी देगी। और डी कैटेगरी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत मोस्ट बैकवर्ड एरिया पे आ गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार आपको सबसे ज्यादा सब्सिडीज इन एरिया पे देने वाली है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आपको इंडस्ट्री खोलना है, तो अगर आप फोकस कर सकते हैं तो आपको डी कैटेगरी पे फोकस करना चाहिए, फिर आपको सी कैटेगरी पे, फिर बी कैटेगरी पे, फिर लास्टली अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो आप ए कैटेगरी पे इंडस्ट्री डालें। ये तो हो गया कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज अगर हमें खोलना है तो जगह सिलेक्शन के लिए पहला हमारा हमने देख लिया ABCD चार कैटेगरी जिससे सब्सिडी डिसाइड हो सकती है। दूसरा, अब कौन सी इंडस्ट्री डालना है। जब हम बात करते हैं कौन सी इंडस्ट्री डालना है तो उसके लिए हम चलते हैं इंडस्ट्रीज के लिस्ट जो चार्ट गवर्नमेंट ने हमें बताया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, कि कौन सी इंडस्ट्रीज कौन सी कैटेगरी में आएगी। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए जिस तरीके से ये सारे डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के वो अवेलेबल हैं, इसमें कौन से डेवलप्ड हैं, कौन से डेवलपिंग है बी कैटेगरी, कौन से बैकवर्ड एरिया है और कौन से मोस्ट बैकवर्ड एरिया है, वो यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दी गई। सेकंड चलते हैं हम यहाँ पे हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, जो कि हम यहाँ पे लिस्ट देखने में चालू कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज को बांटा गया है। तो यहाँ पे बांटा गया है चार कैटेगरी पे। पहला है हाई प्रायोरिटी, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सब्सिडी जिसपे देने वाली है वो है हाई प्रायोरिटी, जो उनके जो जिनका जो
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का टारगेट है, तो वो रहेगा हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। उसके बाद सेकेंड में आएंगे प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, जिसमें कि हाई प्रायोरिटी से थोड़ा कम सब्सिडी मिलने वाला है। और फिर थर्ड रहेंगे जनरल इंडस्ट्री, और चौथा रहेगा सेचुरेटेड इंडस्ट्री। तो हाई प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा सब्सिडी, फिर उससे कम प्रायोरिटी पे, और फिर उससे कम जनरल पे, और फिर जो लास्टली आता है जो कि है सेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो इंडस्ट्रीज रहेगी जहां पे छत्तीसगढ़ सरकार कोई भी सब्सिडी नहीं देने वाली है। तो इससे डिसाइड किया जा सकता है कि आप अगर इंडस्ट्री जो खोलने जा रहे हैं क्या वो इस लिस्ट पे आती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर वो इस लिस्ट पे आती है तो आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलने वाली। देखिए कई लोग का यहाँ पे डाउट आ सकता है कि यहाँ पे राइस मिल लिखा हुआ है जो कि सेचुरेटेड इंडस्ट्री है, जिसमें कि कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। तो ये कैसे सेचुरेटेड इंडस्ट्री पे आ गया? राइस, क्योंकि धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे तो प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए ये। पर राइस मिल को यहाँ पे ए और बी कैटेगरी के लिए खाली यहाँ पे सेचुरेटेड इंडस्ट्री के लिस्ट पे डाला गया है। मतलब अगर आप ए और बी कैटेगरी के जो तहसील मैंने दिखाए थे, जैसे अगर राजनांदगांव को हम देखें तो राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, डोंगरगांव, अगर इन चारों तहसील में अगर हम खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इंडस्ट्री राइस मिल पे कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली। पर वही अगर हम सी और डी कैटेगरी में चले जाएंगे तो वो उसकी सब्सिडी हमें कहाँ मिलेगी? अब जैसे ये तो सेचुरेटेड पे डाला, अब राइस मिल को अगर हम देखें तो यहाँ पे ना ही वो हमारे हाई प्रायोरिटी लिस्ट में अवेलेबल है, ना ही वो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में तो अलग से उसको बाहर कर दिया गया है। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसमें से राइस मिल को बाहर कर दिया गया है। तो फिर ऐसे में सब्सिडी कहाँ मिलेगी? तो जो हमारे हाई प्रायोरिटी में नहीं मिल रहा है, प्रायोरिटी में नहीं मिल रहा है, सेचुरेटेड में नहीं डाला हुआ है, मतलब वो जो भी रेसिडुअल जो इंडस्ट्री बच जाती है वो हमारी कहलाएगी जनरल इंडस्ट्री। तो जनरल इंडस्ट्री की जो कैटेगरी है उसमें जो सब्सिडी अवेलेबल होगी वो सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से जब सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी इंडस्ट्री डालने वाले हैं। तो जब अगर हम सब्सिडी की पता करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तब हम उसकी सब्सिडी जो रेट मिलने वाला है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो हाई प्रायोरिटी में जैसे कि हर्बल मेडिसिनल प्लांट है, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वाइट गुड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके यूज से अगर हम कुछ कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाल रहे हैं, वैसे ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डाल रहे हैं जिससे कि सरकार को फायदा हो सकता है। और एक नया जो एक बहुत ज्यादा अभी प्रायोरिटी पे चल रहा है, हाई प्रायोरिटी तो वैसे ही बोला गया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है वो है बायोफ्यूल, एथेनॉल प्रोडक्शन पे। तो रिफाइनरी रहती है बायोनॉल एथेनॉल, क्योंकि धान का कोटारा जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे बहुत पैडी बनता है, तो पैडी से यहाँ पे किस तरीके से एथेनॉल को बनाया जाए उसके लिए भी यहाँ पे हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। तो अगर हम ये इंडस्ट्री डालते हैं तो ये हाई प्रायोरिटी है, इसके हिसाब से सब्सिडी हमें सबसे ज्यादा सब्सिडी हमें इन इंडस्ट्रीज पे मिलने वाली है। फिर उससे कम हमें इंडस्ट्रीज मिलने वाली है प्रायोरिटी इंडस्ट्री पे। तो इसमें दो प्रकार से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। देखिए जो हाई प्रायोरिटी था उसमें सिंगल 16 कैटेगरी में बटे हुए थे इंडस्ट्री, जो 16 यहाँ पे दिए गए थे। उसके बाद जब हम प्रायोरिटी में गए तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन स्टाइल आया। एक तो है क्लासिफिकेशन हम अलग से इंडस्ट्री की वैरायटी पे कर रहे हैं, और दूसरा है प्रोडक्ट वाइज हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो 14 यहाँ पे फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज है वो हम क्लासिफिकेशन इस तरीके से नेचर पे कर रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे 24 जो कैटेगरीज है वो डली हुई है। ये अगर हम इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी बेसिस पे सब्सिडी मिलने वाली है। मतलब प्रायोरिटी मतलब थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी से थोड़ी कम सब्सिडी मिलेगी, पर अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाएगी आपको। बिजनेस जो इंडस्ट्री डालने में काफी हेल्प मिलने वाली है इससे। और फिर जो बच जाते हैं वो कहलाएंगे हमारे जनरल इंडस्ट्री। जनरल इंडस्ट्री के बाद जो है एक लिस्ट दी गई है सेचुरेटेड, जैसे कि अल्कोहल डिस्टिलरी, अल्कोहल बेस्ड बेवरेजेस, सॉ मिल, ये पान मसाला, गुटखा, स्लॉटर हाउस, ये सबको क्या है छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहती है, इसलिए इसको सेचुरेटेड इंडस्ट्रीज पे डाल दिया गया है, जिसमें कि कोई भी बेनिफिट यहाँ पे जो है सब्सिडीज का यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर हमारा। पहला हमने क्लियर किया था कि कौन से एरिया पे हम इंडस्ट्री डालने वाले हैं, जिसमें कि ए बी सी डी हमने बाइफर्गेशन किया। दूसरा हमने बाइफर्गेशन किया हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, जनरल और सेचुरेटेड, चार प्रकार की इंडस्ट्रीज पे हमने बाइफर्गेशन किया। अब इसके बाद हमने तीसरा जो हमने बोला था कि जो हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी है सब्सिडी के लिए, वो है यहाँ पे स्केल, कि किस स्केल की इंडस्ट्री हम डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार कितनी सब्सिडी देने वाली है। तो तीसरा जो आता है यहाँ पे स्केल, तो स्केल में हम इसमें बाइफर्केशन किया जाता है माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम, लार्ज, मेगा प्रोजेक्ट और अल्ट्रा मेगा। तो अगर माइक्रो हम देखें तो अगर इंडस्ट्री और वाइज भी यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए भी मिल रही है। तो अगर इंडस्ट्रीज के लिए देखें तो यहाँ पे 25 लाख रुपए से कम अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी है तो आप माइक्रो कहलाएंगे। अगर 5 करोड़ से कम अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएंगे। मीडियम के लिए 10 करोड़ से कम रहना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी। और लार्ज इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे दो कैटेगरी यहाँ पे साथ में चेक होगी। अगर 10 करोड़ से कम होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट, और 100 करोड़ से फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए।
इस तरीके से इंडस्ट्रीज का बाइफर्केशन है। और वहीं अगर हम मेगा प्रोजेक्ट देखें तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक हो सकता है, और यहाँ पे 1000 करोड़ से अगर ऊपर है तो वो अल्ट्रा मेगा कहलाएगा। वहीं हम सर्विस में देखें तो 10 लाख अगर प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख से कम तो माइक्रो, 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल, 5 करोड़ से कम है तो मीडियम, और 5 करोड़ से ज्यादा है और 100 करोड़ से कम फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम है तो वो कहलाएगा लार्ज। इस तरीके से ये जो बाइफर्केशन दिया हुआ है इंडस्ट्रीज का स्केल किस तरीके से डिसाइड किया जाए। जब हम ये 3 चीज फाइनल कर चुके हैं कि हम कौन से एरिया पे इंडस्ट्री डालने वाले हैं, दूसरा हम कौन सी इंडस्ट्री डालने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी की, और तीसरा हम कौन सी स्केल की इंडस्ट्री डालने वाले हैं, जब अगर हमारा तीनों चीज फाइनलाइज हो जाए तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमें कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। देखिए सब्सिडी जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री में कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो यहाँ पे जब हम सब्सिडी की बात चालू कर रहे हैं तो इसमें वही कैटेगरीज जो हमने देखा कि ए बी सी डी, तो ए कैटेगरीज के लिए ये जो कॉलम है, ये पूरे कॉलम पे ए कैटेगरीज के लिए जो सब्सिडीज मिलती है वो बताई गई है, यहाँ पे बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, और हाई प्रायोरिटी का ये चार्ट है। तो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज के लिए ही ये सब्सिडी मिलेगी। अब अगर हम देखें कि अगर माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री डाल रहे हैं, माइक्रो स्मॉल हमने देख लिया था 5 जो कि कितना क्या प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे के लिए माइक्रो और स्मॉल में कहलाएं और मीडियम और लार्ज में कहलाएंगे। अब इसमें सब्सिडी का परसेंटेज इंसेंटिव्स का कितना मिलने वाला है, तो 45% सब्सिडी यहाँ पे मिलेगा आपको डेवलप्ड एरिया पे अगर आप खोल रहे हैं, और वो मैक्सिमम आपको मिलेगा एक साल में 65 लाख रुपीज तक का। एक साल में मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका 45% अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आपका आ रहा है 100 लैक्स मतलब 1 करोड़ अगर आपका अमाउंट आ रहा है सब्सिडी का, तो 65 लैक्स आपको फर्स्ट ईयर मिल जाएगा, और फिर रिमेनिंग जो 35 लैक्स है वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा 45% मिलेगा, पर एक साल में 65 लाख ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे ईयरली मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। तो इंसेंटिव 45% मिल रहा है और इतना आपको लिमिट दिया गया है। वहीं अगर आप देखें, अब देखिए जैसे जैसे ये कैटेगरी बढ़ते जाएगी, डेवलपिंग में अगर जैसे हम गए तो वहां पे ये 45% हो गया, और 45% तो है ही, और साथ में ये अमाउंट जो है वो 70 लाख पे आ गया, पर ईयर 70 लाख। फिर अगर हम बैकवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे 40% मिल रहा है, जो कि 90 लाख यहाँ पे मिल रहा है। और फिर अगर हम मोस्ट बैकवर्ड पे जाए तो यहाँ पे 45 है, और जो कि 100 लाख का यहाँ पे 1 करोड़ पर ईयर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इस तरीके से मीडियम लार्ज है तो 40, 45, 45, 50 इस तरीके से देखिए ये बढ़ता हुआ है। 40% आपको डेवलप्ड एरिया पे, 45 डेवलपिंग पे, बैकवर्ड पे 45, और मोस्ट बैकवर्ड पे 50%। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है। फिर मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो सीधा सीधा अगर आप जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, यहाँ पे अगर हम देखें इस कैटेगरी पे अगर आप हैं मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी पे, अगर 2 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री अगर आप सेट करने वाले हैं तो आपको 50% 1 करोड़ रुपए फर्स्ट ईयर ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो 120 लाख है। तो 1 करोड़ रुपए आपको फर्स्ट ईयर ही आपको एज अ सब्सिडी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी। ये तो हो गया कि सीधा सीधा कैपिटल पे आपको पूरा सब्सिडी मिल जा रहा है। दूसरा अगर हम देखें इंटरेस्ट सब्सिडी, तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलने वाला है। मतलब अगर हम अब एक जैसे अब 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1 करोड़ तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस कर दिया सब्सिडीज के थ्रू, और जो 1 करोड़ रुपए बच रहा है उसमें कैपिटल हमारा जो पोर्शन है उसको हटाने के बाद जैसे कुछ बच जाता है, जो कि हम वर्किंग कैपिटल के भी लोन ले रहे हैं या टोटल फिक्स कैपिटल लोन ले रहे हैं, तो जो अगर हम लोन लेते हैं तो लोन में जो हमें इंटरेस्ट लगने वाला है उस इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देने वाली है। तो इंटरेस्ट की सब्सिडी किस तरीके से रहेगी, जैसे अगर हम देखें ए कैटेगरी पे अगर कोई इंडस्ट्री डाल रहा है तो यहाँ पे जो है 7 साल तक यहाँ पे जो इंटरेस्ट में सब्सिडी देने वाली है सरकार, जिसमें कि 50% जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो और साल भर में जो मैक्सिमम जो होगा वो रहेगा 20 लाख। एक साल में 20 लाख रुपए तक का अगर आपका कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो यहाँ पे मतलब 20 लाख आ रहा है, मतलब अगर आपका 40 लाख इंटरेस्ट आ रहा होगा तब 20 लाख रुपए आपको सरकार यहाँ पे इंसेंटिव के रूप में, जो कि 50% वो सरकार पे करेगी इंटरेस्ट बैंक लोन पे भी, तो वो यहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी, और ऐसा छूट आपको 7 साल तक मिलने वाला है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे अगर देखें मीडियम वाले हैं तो 6 साल तक मिलेगा 35% और 35 लाख रुपए मिलने वाला है। फिर वैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, डेवलपिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो पोर्शन है जो ये बढ़ता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 7 साल के लिए मिल रहा था, यहाँ 8 साल के लिए मिलेगा, अमाउंट भी 25 लाख हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 साल के लिए मिलेगा, 60% आपको छूट मिलेगा और 35 लाख हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो 11 साल के लिए मिलेगा, 70% मिलेगा और 45 लाख रुपीज आपको यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। इस तरीके से ये हो गया कैपिटल सब्सिडी, फिर इंटरेस्ट सब्सिडी। और फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का फुल एग्जाम्पशन यहाँ पे मिलने वाला है 6 साल तक।
अगर आप डेवलप्ड एरिया पे अगर ओपन कर रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री तो 6 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जाम्पशन मिल जाएगा आपको, 8 साल तक बी कैटेगरी पे, 9 साल तक बैकवर्ड एरिया पे, और मोस्ट बैकवर्ड एरिया पे 10 साल तक आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वहीं अगर हम चलते हैं नेट एसजीएसटी रीइंबर्समेंट। नेट एसजीएसटी मतलब क्या हुआ, जो जीएसटी में 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक कंपोनेंट होता है कि जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है सीजीएसटी के रूप में, और दूसरा एसजीएसटी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट को जो पोर्शन जो जाने वाला है, जैसे अगर मान लो आपके प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है, तो 9% चला गया स्टेट गवर्नमेंट को और 9% चला गया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो स्टेट गवर्नमेंट को 9% जो गया है वो आपको यहाँ पे रीइंबर्स होकर मिल जाएगा। अब वो कितने साल तक मिलेगा, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपका जो यहाँ पे नेट एसजीएसटी रीइंबर्समेंट, पहला जो डेवलप्ड एरिया अगर हम देखें तो वहां पे 9 साल तक आपको यहाँ पे रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, पर इसकी एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है कि वो 45% होगा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, उससे ज्यादा आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिल पाएगा। वैसे अगर हम आगे बढ़े तो 10 साल के लिए बी कैटेगरी में, जिसमें कि 50% तक का कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वहां तक मिल जाएगा। फिर 12 साल तक मिलेगा सी कैटेगरी में 65% कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ तक, और यहाँ पे लास्ट जो है डी कैटेगरी 15 साल तक आपको रीइंबर्समेंट मिलने वाला है, जो कि 100% आपके फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उस वहां तक आपको जितना भी जीएसटी का कंपोनेंट आता होगा, एसजीएसटी का कंपोनेंट, वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 4 सब्सिडीज थी ये एरिया वाइज जो बटी हुई थी। और इसी तरीके से अगर हम आगे जाते जाएंगे प्रायोरिटी पे, तो प्रायोरिटी में भी सेम कैटेगरीज पे यहाँ पे डेवलपिंग, डेवलप्ड, डेवलपिंग, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी सब्सिडीज जो है वो मिल जाएगी। कि जैसे अगर हम माइक्रो में अगर देखें यहाँ पे, तो 40% आपको मिलेगा 60 लाख रुपीज तक का, जो कि क्या है प्रायोरिटी इंडस्ट्री पे। प्रायोरिटी इंडस्ट्री पे 40% तक आपको सब्सिडी मिलेगी, कैपिटल सब्सिडी 60 लाख रुपीज पर ईयर आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है। वही अगर मैं इंटरेस्ट में देखें तो 50% आपको मिलेगा इंटरेस्ट में छूट 15 लाख रुपए तक एक साल में, और 6 साल तक। ये सब माइक्रो की बात चल रही है। और सारी चीजें जो हमने देखी थी वो सारी चीज जो हाई प्रायोरिटी में देखी थी वो सब प्रायोरिटी में भी अवेलेबल है, बस उसका अमाउंट जो है वो कम होता चला जा रहा है, जो जो पोर्शंस है वो थोड़े कम होते चले जा रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे डेवलप पे अगर हम आए तो यहाँ पे 5 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट, 7 साल तक नेट एसजीएसटी की छूट, और इस तरीके से फिर जो बच जाता है वो कहलाता है जनरल इंडस्ट्री। तो जनरल इंडस्ट्री में भी यहाँ पे छूट दी गई है। जैसे कि हम राइस मिल में बात कर रहे थे कि वो जनरल इंडस्ट्री पे फॉल करेगा, तो वो इस कैटेगरी पे आ जाता है। जब इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ए और बी के लिए तो ये राइस मिल के लिए छूट ही नहीं है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में तो राइस मिल में छूट ही नहीं है, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में अगर आ रहा है तो ही यहाँ पे उसको छूट मिलेगा। जैसे कि अगर बैकवर्ड एरिया पे आ रहा है तो उसको 60 लाख रुपीज पर ईयर 35% की छूट मिले, 35% उसको सब्सिडी मिलेगी। वही अगर मोस्ट बैकवर्ड एरिया पे आ रहा है तो 45% की जो छूट मिलने वाली है, क्योंकि 70 लाख रुपए पर ईयर तक की उसको छूट मिल सकती है अगर माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है। और वैसे ही अगर अपना स्केल अगर वो बढ़ाएगा तो उसको सब्सिडी अमाउंट भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 80 लाख रुपीज तक की और यहाँ पे 100 लाख रुपीज तक की। इस तरीके से यहाँ पे जो बाइफर्गेशन किया गया है सारे इंडस्ट्रीज का और किसको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है उस चीजों का। ये तो हमने देखा कि 4 ये जो सब्सिडीज के पैटर्न थे, कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन और नेट एसजीएसटी रिइंबर्समेंट। और इसके बाद बच जाता है हमारे जो रेसिडुअल सब्सिडीज जो सबको मिलने वाले हैं, वो क्या है मैं आपको ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ। अदर सब्सिडीज में आ जाते हैं मंडी टैक्स का एग्जम्पशन, मतलब 5 साल तक अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का अगर कोई इंडस्ट्री आप डाल रहे हैं तो 5 साल तक आपको मंडी टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा, और वो भी उसकी मैक्सिमम एक लिमिट दी गई है कि 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ रुपए अगर आपका मंडी टैक्स आता है तो वो आपको 5 साल तक छूट रहेगी। फिर वहीं टेक्निकल पेटेंट अगर कुछ आप ले रहे हैं तो उसके लिए सब्सिडी यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब अगर 20 लाख का पेटेंट खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए छूट मिल जाएगी, सीधा सीधा 50%। स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन है यहाँ पे 100%, जमीन खरीद रहे हैं इंडस्ट्री के लिए तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का एग्जाम्पशन मिल जाएगा आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आपको 1% ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन अगर आप करा रहे हैं जैसे कि आईएसओ होता है, बीआईएस होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 50% कॉस्ट जितना आ रहा है उसकी सब्सिडी, जैसे 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम। अगर 10 लाख कॉस्टिंग आ रही है तो 5 लाख आपको छूट मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी परचेस अगर आप कर रहे हैं, कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ टेक्नोलॉजी या किसी परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए तक की छूट मिलने वाली है 50% कॉस्ट की। और एनवायरमेंट मैनेजमेंट सब्सिडी भी यहाँ पे आपको मिल रही है 25 लाख रुपए की 50% ऑफ कॉस्ट। जितनी की भी आप एनवायरमेंट मैनेज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट मशीनरी खरीद के लाते हैं तो आपको 25 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी यहाँ पे। अगर 50 लाख का आप खरीद कर ला रहे हैं तो मैक्सिमम 25 लाख रुपए आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा। इस तरीके से ये सब्सिडीज का कुछ पिटारा है जिसको समझाने के लिए मैंने आपको कोशिश किया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको 3 कैटेगरी पे बांटना है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है कि कौन सी जगह पे खोल रहे हैं, तो जो क्या कि डेवलप्ड है, डेवलपिंग है,
अंडर बैकवर्ड है और मोस्ट बैकवर्ड है, ABCD 4 पे आपको डिसाइड करना है। फिर सेकंड डिसाइड करना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री डाल रहे हैं, तो आप क्या इंडस्ट्री के क्या क्राइटेरिया है, हाई प्रायोरिटी है, सेकंड है प्रायोरिटी है, जैसे यहाँ पे लिस्ट थी 16 हाई प्रायोरिटी थी। फिर जब हम प्रायोरिटी पे गए तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर वाइज था और प्रोडक्ट वाइज था, इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज दी गई थी। और फिर लास्ट में सैचुरेटेड थी, जहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब इनके अलावा कोई अगर बच जाता है इंडस्ट्री तो वो कहलाएगा जनरल इंडस्ट्री, जनरल कैटेगरी पे आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 बाइफर्केशन है जिससे कि आप डिसाइड करेंगे कि आपकी कौन सी इंडस्ट्री है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपके पास 3 सब्सिडी का ऑप्शन बचेगा, एक रहेगा हाई प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी और तीसरा जनरल। तो हाई प्रायोरिटी का इंडस्ट्रीज का जो भी आपको अगर सब्सिडीज का देखना है तो इन चार्ट के थ्रू आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलने वाली है। ये हाई प्रायोरिटी में आपको सब्सिडीज का अमाउंट पता चलेगा, प्रायोरिटी पे आपको सब्सिडी का अमाउंट पता चलेगा, और जनरल में, जनरल इंडस्ट्री के लिए आपको सब्सिडीज का अमाउंट पता चलेगा। और इन अमाउंट को पता करने के लिए यहाँ पे आपको स्केल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस स्केल की इंडस्ट्री डाल रहे हैं, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री डाल रहे हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज मेगा प्रोजेक्ट या अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट आप डालने वाले हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका डिसाइड हो जाएगा कि कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। और साथ में फिर अदर सब्सिडीज भी यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा, कोई भी अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो ये चार्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इसको ये नीचे के लिंक से यहाँ पे आप इसको परचेस कर सकते हैं इस चार्ट को, और इस चार्ट के बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हैं कि आपको इंडस्ट्रीज पे किस तरीके से सब्सिडीज का फायदा उठाना है। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो इसके साथ मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ छत्तीसगढ़ के विजन के साथ, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। धन्यवाद।